नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ। मैं हूं कवीन सचान। शुरुआत हेडलाइन से। अगले 3 दिन तक प्रधानमंत्री संसद परिसर में रहेंगे मौजूद। वेंकैया नायडू ने दी जानकारी। कांग्रेस और बीजेपी ने सांसदों को जारी किया व्हिप। राहुल गांधी ने नोटबंदी को बताया गरीबों के खिलाफ जंग। चिदंबरम ने कहा साल का सबसे बड़ा घोटाला। आरबीआई से 8 नवंबर की बैठक का ब्यौरा सार्वजनिक करने की मांग। बैंकों में 12,44,000 करोड़ रुपए वापस आए पुराने नोट। नोटबंदी के बाद से 4.61 लाख करोड़ रुपए हुए जारी। नोटों की जमाखोरी पर बेंगलुरु से आरबीआई अधिकारी और जेडीएस नेता गिरफ्तार। नोटबंदी से देश में खपत पर असर। नवंबर में खुदरा महंगाई दर 2 साल के निचले स्तर पर। कम हुए सब्जियों और दालों के दाम। अरुणाचल पनबिजली प्रोजेक्ट में करप्शन के आरोपों से घिरे केंद्रीय मंत्री रिजिजू। 450 करोड़ का घोटाला बता कांग्रेस ने मांगा इस्तीफा। रिजिजू ने कहा हो रही है साजिश। आइए देखते हैं पहली खबर। नोटबंदी के खिलाफ आज कांग्रेस ने चौतरफा मोर्चा खोला। पार्टी उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश के दादरी में इसे गरीबों के खिलाफ जंग बताया, तो पी चिदंबरम ने इसे सबसे बड़ा घोटाला। समाजवादी पार्टी और टीएमसी ने आरोप लगाया कि इस नीति से करोड़ों लोग पीड़ित हैं। नोटबंदी का विरोध तेज करते हुए मंगलवार को कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी दादरी की अनाज मंडी पहुंचे। किसानों, व्यापारियों और मजदूरों के बीच उन्होंने नोटबंदी को गरीबों के खिलाफ जंग बताया। राहुल ने कहा कि कैशलेस इकोनॉमी का नारा गरीबों की गाढ़ी कमाई छीन रहा है और इससे अमीरों का 8 लाख करोड़ का कर्ज माफ होगा। मोदी जी चाहते हैं कि 6-8 महीने के लिए हिंदुस्तान के गरीब का पैसा हिंदुस्तान के बैंकों में फंसा रहे। अगर वो पैसा 6-8 महीने के लिए फंसा रहेगा तो बैंक चालू हो जाएंगे और आपके पैसे से वो 8 लाख करोड़ रुपए माफ किए जा सकेंगे। उधर कांग्रेस नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने नागपुर में मोर्चा खोला। उन्होंने आरोप लगाया कि नोटबंदी से 45 करोड़ दिहाड़ी मजदूरों की कमर टूट गई है। उन्होंने इसे सबसे बड़ा घोटाला बताते हुए एसआईटी जांच की मांग की। I've already demanded that the RBI should publish the minutes. How many directors of RBI attended the meeting? Who said what? Did anyone raise any questions? Did anyone offer any dissent? वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि नोटबंदी की दिक्कतें खत्म होने में 6 महीने से 1 साल का वक्त लग सकता है। जो लोग 50 दिन गिनते थे, सुनने में आया और दिन 50 गिन रहे हैं। ये समस्या को खत्म होने में हमने पहले भी कहा था 6 महीने से 1 साल लगेगी, वो समय लगेगा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि इस फैसले से आम लोगों और मजदूरों को भारी दिक्कतें हो रही हैं और करोड़ों लोग इस नीति से पीड़ित हैं। विशाल दहिया, राज्यसभा टीवी। उधर कांग्रेस के आरोपों का जवाब वित्त मंत्री अरुण जेटली ने दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने 10 साल के शासन में भ्रष्टाचार के खिलाफ एक भी कदम नहीं उठाया और इसीलिए वो मोदी सरकार की नीतियों से असहज हैं। उन्होंने टैक्स दरों में कमी का संकेत भी दिया। कांग्रेस के चौतरफा हमले का जवाब देने वित्त मंत्री अरुण जेटली खुद मीडिया के सामने आए। उन्होंने आरोप लगाया कि यूपीए सरकार के दौरान भ्रष्टाचार और घोटालों में तेजी से इजाफा हुआ। वित्त मंत्री ने कहा कि यूपीए के 10 साल के शासन में बड़े नोटों का चलन 36% से बढ़कर 80% तक पहुंच गया था। कोई बहुत हैरानी का विषय नहीं है कि जो भ्रष्टाचार के विरोध एक अभियान छेड़ा है सरकार ने, कांग्रेस पार्टी उस अभियान से बहुत परेशान है और उसकी आलोचना करना और संसद में उस पर चर्चा हो, इसके लिए रुकावटें पैदा करना उसका प्रयास करती है। वित्त मंत्री ने कहा कि लोगों को जो दिक्कतें हो रही हैं वो कम समय के लिए हैं। उन्होंने कहा कि अगले कुछ सप्ताह में बाजार में नकदी बढ़ेगी और इससे समस्या काफी हद तक सुलझ जाएगी। Significant amounts are going to be injected over the next 3 weeks, which are gradually bringing the pressure down. And as more and more of the new currency comes into circulation,
the recirculation itself into the banking system, the ATMs will make more currency available itself. वित्त मंत्री ने टैक्स दरों को तर्कसंगत बनाने की ओर भी इशारा किया। उन्होंने कहा कि भविष्य में अधिक से अधिक लेन देन डिजिटल तरीके से होगा। इससे टैक्स वसूली बढ़ेगी और टैक्स दरों को तर्कसंगत बनाने का रास्ता भी खुलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और इस मसले पर और बातचीत करने के लिए हमारे साथ बीजेपी नेता और राज्यसभा सांसद भूपेंद्र यादव हैं। भूपेंद्र जी, स्वागत है आपका। भूपेंद्र जी, राहुल गांधी से लेकर चिदम्बरम, चारों तरफ से मोर्चेबंदी हो रही है। मैं एक एक करके उन आरोपों पर आता हूं। चिदम्बरम साहब, जो कि पूर्व वित्त मंत्री हैं, वो ये कहते हैं कि नोटबंदी अब तक का ये सबसे बड़ा घोटाला है, इसकी जांच होनी चाहिए। और उसके पीछे तर्क ये है कि कुछ लोगों को बंडल में नोट और जनता के लिए 2000। अब चिदम्बरम जी के जो आरोप है ये पूरी तरीके से निराधार हैं। 10 साल तक उन्होंने जिस पार्टी के शासन में उन्होंने मंत्री पद संभाला, उनका शासन अपने आप में ये स्पष्ट करता है कि उनका शासन एक घोटालों से भरा हुआ शासन था। और आप हिंदुस्तान में जितने भी लोग आज ये आर्टिकल लिख रहे हैं, एक विषय लिखा करते थे कि पिछले 10 साल के शासनकाल में 2 विषय हिंदुस्तान में बहुत तेजी से बढ़े थे। पहला, भ्रष्ट शासन व्यवस्था। दूसरा, अमीर और गरीब के बीच में आय की खाई का बढ़ना, आर्थिक विषमता का बढ़ना। और आर्थिक विषमता के बढ़ने का बहुत बड़ा कारण था कि देश में जो मुद्रा है उसका एक प्रयोग अगर आपसी लेन देन में, क्रय विक्रय में, सेल परचेज में अगर होता है, उसका दूसरा प्रयोग सुरक्षात्मक कारणों से हो सकता है, पर जो तीसरा प्रयोग है कि देश की मुद्रा का एक बड़ा भाग काले बाजारी, सट्टेबाजारी और भ्रष्ट व्यवस्था के लिए उपयोग किया जा रहा था। इसके साथ हमारे देश में फेक करेंसी का एक बड़ा इशू था, आतंकवाद का एक बड़ा इशू था, ड्रग्स के कारण जो लोग रुपये का बेनामी लेन देन करते हैं उसका एक बड़ा इशू था। और इस सब पे नियंत्रण करने के लिए सरकार ने जो एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक कदम उठाया है, एक साहसिक निर्णय उठाया है, निश्चित रूप से उसका लाभ जनता को आएगा। और कांग्रेस तो पिछले सेशन में कह रही थी कि अगस्ता में कुछ नहीं हुआ, अब तो अगस्ता कांड में गिरफ्तारी हो गई। कांग्रेस को तो नैतिक आधार पर भी बोलने का कोई अधिकार नहीं है। भूपेंद्र जी, लेकिन मैं उसी वापस पॉइंट पर आता हूं। अभी भी आपने जो ये बदलाव किया आपकी सरकार ने, उसके जरिए जो दिखाया गया लक्ष्य वो बहुत सुखद और अच्छा दिखता है। लेकिन हकीकत में हर रोज जो आंकड़े आ रहे हैं, आप किसी भी शहर के आंकड़े लीजिए, वहां पर किसी के पास 1 करोड़, किसी के पास 70 लाख, किसी के पास 3 करोड़, एक मोटे आंकड़े हैं जो कि सामने आ रहे हैं। कैसे मुमकिन हो पा रहा है? क्या इसके पीछे व्यवस्था का कुप्रबंधन जिम्मेदार नहीं है? और अगर है तो फिर सीधे तौर पर न सही, लेकिन आपकी सरकार की पकड़ क्या उस व्यवस्था पर कमजोर है? देखिए राजीव सचान जी, ये विषय आपको इस तरीके से देखिए कि सरकार जब एक साहसिक निर्णय को लेकर के देश में ईमानदारी और पारदर्शी शासन को आगे बढ़ाने के लिए बढ़ रही है, सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रही है, तो हमें उन लोगों की दोहरी चालाकियों से भी लड़ना पड़ रहा है जो व्यवस्था के अंतर्गत एक निश्चित लाभ के लिए, या मैं पहले से कह रहा हूं कि मुद्रा के काले बाजारी और सट्टे बाजारी को रोकने के लिए सरकार ने काम किया। हम व्यवस्था की दोहरी चालाकियों से निपट रहे हैं। और आपको तो इस बात के लिए भी सरकार को बधाई देनी चाहिए कि अगर कहीं गड़बड़ हो रही है तो वो तुरंत पकड़ में आ रही है। मुझे लगता है ये एक सजग सरकार के कुशल परिणाम का ही नतीजा है। लेकिन जो आंकड़े 50 दिन का था कि व्यवस्था बेहतर हो जाएगी क्योंकि कतारें कम होती, उस तरह से नजर नहीं आ रही जिसकी उम्मीद हो रही थी कि हर गुजरते दिन के साथ कम होंगी। ऐसा क्यों है? मार्केट में नकदी आई है और अभी आपने मेरे से पहले ही माननीय वित्त मंत्री जी का जो बयान दिखाया है, मुझे लगता है माननीय वित्त मंत्री जी ने जो कहा है उस भरोसे पे हमें कायम रहना चाहिए और 50 दिन के समय में सरकार सभी समस्याओं का पूरी तरीके से समाधान करेगी। विपक्ष कह रहा है कि जो मनी आ रही है, जो मुद्रा बदलने के बाद जो जमा हुए, उसका एक बड़ा हिस्सा कॉरपोरेट घरानों की कर्ज माफी में सरकार खर्च करने जा रही है। अब राहुल गांधी जी कितने गंभीर होकर के बात बोलते हैं, उन पे कितना उनकी बात का जवाब दिया जाए। मुझे लगता है वो कोई देश में गंभीर बात करते नहीं हैं। उनको जो डायलॉग लिख के दे दिए जाते हैं वो बोले जाते हैं। उनको ये पूछना चाहिए कि 10 साल में जो मनरेगा चली
उस 10 साल में मनरेगा में भी पैसे खाने का, भ्रष्टाचार करने का रिकॉर्ड इनकी यूपीए सरकार के नाम पे है। उनको पूछना चाहिए कि यूपीए सरकार में जो रक्षा सौदों में दलाली हुई, उसमें अगस्ता में गिरफ्तारी अभी तुरंत हुई है, जो यूपीए सरकार का भ्रष्टाचार है। उनको पूछना चाहिए 2G 4G के जो घोटाले थे, जो कोल के घोटाले थे, जिसमें उनके सरकार के मंत्री कहा करते थे कि जीरो लॉस होगा, उसमें भी आज ये साबित हो गया है कि देश की अर्थव्यवस्था को बड़ा एक तरीके से झटका लगा है। जो 10 साल में देश में किसी प्रकार के दायित्व को नहीं निभा सके, वो उनके लिए तो एक ही कहावत है कि पर उपदेश कुशल बहुतेरे, लेकिन कम से कम उनको झूठ नहीं बोलना चाहिए। एक आखिरी सवाल भूपेन जी, कि जिस तरीके से बयान आ रहे हैं, क्या ये संकेत माना जाए कि तरलता यानी कि नकदी को पर्याप्त मात्रा में बाजार में न लाना एक सरकार की सोची समझी रणनीति का हिस्सा है, ताकि जो ई पेमेंट है उस सिस्टम को आप और मजबूत करना चाहते हैं, उसको बढ़ावा देना चाहते हैं? सरकार देश के नागरिकों को सबसे पहले एक ईमानदारी और पारदर्शी शासन देने के लिए प्रतिबद्ध है, और 70 साल से जिस तंत्र को कांग्रेस ने एक लंबे नेतृत्व करने के बाद विकसित किया, उस भ्रष्ट तंत्र को तोड़ने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। और आप ये देखिए, जहां तक ग्रामीण क्षेत्रों की बात है, पिछले बार से अगर किसानों की बुआई भी है वो 15% से ज़्यादा हुई है। बीच में किसी भी प्रकार की अफवाह उड़ाने की कोशिश करी, मार्केट में आज सभी प्रकार के सामानों की सप्लाई है। जहां तक मुद्रा की बात है, तो निश्चित रूप से सरकार ने जहां एक और मुद्रा की तरलता के लिए कार्य किया है, वहीं भारत के भविष्य की बुनियाद के लिए एक लैश कैश सोसाइटी के निर्माण के लिए भी सरकार ने अपने कदम आगे बढ़ाए हैं। ये इस बात को दर्शाता है कि जहां सरकार एक और दृढ़ता से निर्णय ले रही है, वहां भविष्योन्मुख भारत के लिए भी सरकार तेजी से कदम उठा रही है, जो नागरिकों के लिए सुखद परिणाम लेकर के आएगी। चलिए भूपेन जी, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया और इस मसले पर हमारे साथ जुड़े आप। और ये थी हमारी पहली खबर। छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के उस पार दिन भर की दूसरी बड़ी खबर। सरोजिनी नायडू स्वतंत्रता सेनानी, कवयित्री और वक्ता, कांग्रेस की अध्यक्ष निर्वाचित होने वाली पहली भारतीय महिला सरोजिनी ने 13 साल की उम्र में रची थी पहली कविता। आजादी के बाद वो बनी देश की पहली महिला राज्यपाल। भारत कोकिला के नाम से मशहूर सरोजिनी नायडू हैं नारी शक्ति की अनूठी मिसाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शीतकालीन सत्र के बाकी 3 दिन संसद में मौजूद रहेंगे, और इस बात की जानकारी सूचना और प्रसारण मंत्री एम वेंकैया नायडू ने दी है। बीजेपी और कांग्रेस ने सांसदों को सदन में मौजूद रहने के लिए व्हिप भी जारी किया है। साथ ही कल सुबह 10:30 बजे रणनीति तय करने के लिए पार्टी की बैठक रखी गई है। नोटबंदी पर गतिरोध की वजह से अब तक दोनों सदनों की कार्यवाही बाधित रही है। नोटबंदी के फैसले के बाद से विपक्ष संसद से लेकर सड़क तक सरकार पर हमलावर है। लोकसभा में नियम 184 के तहत चर्चा और वोटिंग के साथ प्रधानमंत्री से जवाब की मांग कर रहा है, तो राज्यसभा में भी प्रधानमंत्री की पूरी चर्चा के दौरान मौजूदगी और जवाब की मांग पर विपक्ष कायम है। विपक्ष गतिरोध के लिए सरकार को जिम्मेदार बता रहा है। कैसे रोक सकते हैं? प्रधानमंत्री को तो कोई नहीं रोक सकता। वो बोलेंगे, सब सुनेंगे, प्रवचन नहीं चाहते। उनको हमारी बात सुननी पड़ेगी, प्रश्नों का उत्तर देना। इधर सरकार का आरोप है कि विपक्ष, खासकर कांग्रेस, सिर्फ राजनीतिक फायदे के लिए कामकाज बाधित कर रही है। सरकार ने नोटबंदी को देशहित में बताते हुए सदन चलाने पर जोर दिया है। Significant amounts are going to be injected over the next 3 weeks, which are gradually bringing the pressure down. And as more and more of the new currency comes into circulation, the recirculation itself into the banking system, the ATMs will make more currency available itself. शीतकालीन सत्र के दौरान अब तक लोकसभा से आयकर कानून संशोधन विधेयक 2016 को छोड़कर कोई बिल पारित नहीं हुआ। संसद की कार्यसूची के मुताबिक लगभग 23 बिलों पर चर्चा और उन्हें पारित किया जाना था। इसमें दिव्यांगों को ज्यादा अधिकार और मातृत्व लाभ से जुड़े बिल भी शामिल हैं, जिस पर सरकार और विपक्ष भी सहमत है। लेकिन नोटबंदी का अवरोध उस पर भी भारी है। संसद का शीतकालीन सत्र 16 दिसंबर तक है। पंचानन मिश्रा, राज्यसभा टीवी।
नोटबंदी के बाद आरबीआई ने 4,61,000 करोड़ रुपए के नए नोट जारी किए। वहीं नोटबंदी के बाद से बैंकों में 12,44,000 करोड़ रुपए के पुराने नोट जमा हुए। आरबीआई ने अवैध लेन देन पर नजर रखने के लिए बैंकों को खास निर्देश जारी किए हैं। नोटबंदी के बीच काले धन को सफेद करने में लगे बैंक कर्मचारियों की मिलीभगत को लेकर आरबीआई ने सभी बैंकों को निर्देश दिए हैं। आरबीआई ने ऐसे लेन देन की सेंट्रल डाटा चेकिंग करने को कहा है। साथ ही आरबीआई के सुपरवाइजर भी इसमें नजर रखे हुए हैं। We have issued elaborate instruction to all the bank managements to do the central data checking, and whenever they find any inconsistency, it should be pursued further through their internal audit mechanism. RBI supervisors are also carrying out the similar exercise on the various data points of banks. आरबीआई के मुताबिक नोटबंदी के बाद से अब तक 12,44,000 करोड़ रुपए जमा हो चुके हैं। आरबीआई ने लोगों से कैश की जमाखोरी नहीं करने की अपील भी की है। Notes worth 4,61,000 crores to the public over their counters and through their ATMs. Daily, we are issuing more and more notes, getting it printed and issuing it, and this will be a continuous affair. And the public are requested to freely use the notes that they have in their hands rather than hoarding it. आरबीआई ने बेंगलुरु में गिरफ्तार अपने कर्मचारी को निलंबित कर जांच शुरू कर दी है। सीबीआई ने मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में उसे मंगलवार को गिरफ्तार किया है। सीबीआई ने हवाला कारोबारी केसी वीरेंद्र को भी गिरफ्तार किया है। उसके पास से आयकर विभाग के छापे में 2000 के 5 करोड़ 70 लाख रुपए मिले हैं। इस बीच पुलिस और जांच एजेंसियों के छापे में बड़ी मात्रा की नकदी की जब्ती जारी है। कर्नाटक में प्रवर्तन निदेशालय ने 7 बिचौलियों को 93 लाख रुपए के नए नोट के साथ गिरफ्तार किया है। वहीं मुंबई में 5 लोगों को 33 लाख के नए नोटों के साथ पकड़ा गया है। इधर गुजरात के वडोदरा में एक कारोबारी के पास से करीब 20 लाख रुपए की नकदी मिली है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। सुबह से ही बैंकों और एटीएम की कतारों में लगना अब लोगों के लिए रोजमर्रा का काम बन चुका है। नोटबंदी के 35वें दिन भी आलम यही रहा। 3 दिन बाद बैंक खुलने की वजह से आज बैंकों में ज्यादा भीड़ थी। नोटबंदी का 35वां दिन। देश के अलग अलग हिस्सों में ये नजारा अब आम हो चुका है। 3 दिन के बैंक बंदी के बाद नकदी के अभाव से जूझते लोग सुबह से ही बैंक और एटीएम की कतारों में लग गए। देश की राजधानी दिल्ली का आलम इन तस्वीरों के जरिए समझा जा सकता है। इनमें कुछ लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने रात में ही लाइन लगानी बेहतर समझी। बैंक हफ्ते में तय समय सीमा यानी 24,000 की नकदी देने से इनकार कर रहे हैं। लोगों का मानना है कि नोटबंदी के फैसले का असर सिर्फ गरीबों पर ही पड़ रहा है। छुट्टी के 3 दिन बाद तो काफ़ी दिक्कत आ रही है। बहुत सारे साउथ दिल्ली में एटीएम्स घूम के आए हैं, आखिर में यहाँ पता चला है थोड़ा, तो ये लाइन में लगे हुए तकरीबन 1.5-2 घंटा तो हो ही गया लाइन में खड़े हुए। मैं आई हूँ 1 बजे से, लंच टाइम ऑफिस के उससे खड़ी हूँ और मैं तब से खड़ी हुई हूँ, अभी ऑफिस नहीं जा पा रही हूँ। क्या कर सकती हूँ सर? अब तो क्या है, हो जानी चाहिए। 3 दिन की छुट्टी थी, अब तो यही था कि हाँ एटीएम में पैसे आ जाएंगे, लेकिन फिर भी अगर कोई पैसे एटीएम में कहीं भी कोई जमा नहीं हुए। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी कमोबेश यही हालात हैं। लोग भूखे प्यासे कई घंटे बैंक और एटीएम की लाइनों में लगने को मजबूर हैं। पैसा नहीं मिल रहा और भीड़ देख रहे हो, लंबी लंबी लाइन लगी है। 5,000 पैसा मिल रहा है, मोदी का आदेश है 24,000 का, मिल रहा 5,000। जनता क्या करेगी? दिक्कतें बहुत ही हुई रही, उनको पैसा नहीं मिल रहा है, परेशान है, भूखे प्यासे खड़े हैं, यहाँ लाइन लगाए। वाराणसी में पारा 10 से 12 डिग्री तक पहुंच गया है। इस कड़कड़ाती ठंड में भी लोग एक एटीएम से दूसरे एटीएम और बैंकों के चक्कर लगाने को मजबूर हैं। मेरे हिसाब से यहाँ पे 100 आदमी थे, 100 नियर अबाउट 100 आदमी थे यहाँ पे। और फिलहाल अभी लाइन बढ़ती ही जाएगी, जैसे जैसे दिन बढ़ता जाएगा लाइन बढ़ती जाएगी। इस बीच आज से सरकारी तेल कंपनियों के पेट्रोल पंपों पर डिजिटल तरीके से भुगतान पर 0.75% की छूट मिलने लगी है। हालांकि ग्राहकों के खाते में 3 दिन में ये राशि पहुंचेगी। नोटबंदी के फैसले को 1 महीने से भी ज्यादा वक्त हो गया है, लेकिन बैंकों और एटीएम के बाहर अफरा तफरी का नज़ारा वैसा ही है जैसा पहले दिन था। लोगों ने सोचा नहीं होगा कि अपने ही गाढ़े पसीने की कमाई के लिए इतना पसीना बहाना पड़ेगा। कैमरा पर्सन अनिर्बान के साथ प्रणव गोस्वामी, राज्यसभा टीवी, दिल्ली।
पिछले एक हफ्ते में पुलिस और जांच एजेंसियों के छापों में भारी मात्रा में नए नोट और नकदी पकड़ में आई है। तमिलनाडु के चेन्नई में आयकर विभाग ने 166 करोड़ की नकदी पकड़ी। कर्नाटक में आयकर विभाग और पुलिस ने चित्रदुर्ग, हुबली, वेल्लोर और उडुपी में छापेमारी कर 29 करोड़ 78 लाख से ज़्यादा के नोट पकड़े। गोवा से 1.5 करोड़ की नकदी पकड़ी गई। तो महाराष्ट्र के मुंबई में पुलिस ने 72 लाख के नोट पकड़े और इस सिलसिले में कई लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। गुजरात के सूरत में 76 लाख रुपए के नए नोट पकड़े गए। राजस्थान पुलिस ने जयपुर से 1.5 करोड़ के नए नोट पकड़े। तो दिल्ली में आयकर विभाग ने 13 करोड़ 65 लाख रुपए के नए नोट पकड़े हैं। सोमवार को असम पुलिस ने गुवाहाटी से 1 करोड़ 55 लाख रुपए के नए नोट पकड़े। और इधर सीबीआई ने अब तक 10 मामले दर्ज किए हैं और 16 लोगों को गिरफ्तार किया है। नोटबंदी के बाद आयकर विभाग के सामने अब संदिग्ध खाताधारकों पर नकेल कसने की चुनौती है। साथ ही टैक्स संबंधी मुकदमों के भी बढ़ने की संभावना है। कर्मचारियों की कमी और बुनियादी सुविधाओं का अभाव विभाग के सामने बड़ी समस्या है। मामलों की बढ़ती संख्या की वजह से खासी मुश्किल का सामना भी करना पड़ सकता है। नोटबंदी की मियाद 30 दिसंबर को खत्म हो रही है। ऐसे में आयकर की कोशिश जल्द से जल्द जांच और आंकलन के कामों को पूरा करने की है। आयकर विभाग अब तक तकरीबन 3.5 लाख मामलों की सालाना समीक्षा करते आया है, लेकिन नोटबंदी के बाद अगर 40 करोड़ खातों में से सिर्फ 1% भी संदिग्ध पाया गया तो विभाग को तकरीबन 40 लाख मामलों की समीक्षा करनी होगी। वहीं विभाग में करीब 30% से ज्यादा पद खाली हैं। जहां आदमी की इनकम ज़्यादा है और डिपॉजिट रीजनेबल है तो शायद उसको नहीं पिकअप करेंगे, और जो डाटा लगता है कि जहां इनकम मिसमैच आ रहा है तो उसी को पिकअप करेंगे। लेकिन अगर ऐसी पिकअप में भी 1% में 40 लाख लोगों की वेरिफिकेशन करनी पड़ जाए तो मुझे नहीं लगता कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पे आज की डेट में इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। जानकारों का मानना है कि ऐसे मामलों में अभी और इजाफा हो सकता है। फिलहाल 10 लाख के ऊपर से 73,402 मामले हैं, जबकि 10 लाख के नीचे ऐसे 1,85,858 मामले लंबित हैं। जिनसे पैसा आया उनके पास नोटिस जाएगा कि आपने इनको पैसा क्यों दिया, ये आपका बेनामी प्रॉपर्टी है क्या, तो बेनामी एक्ट को इन्फोर्स करेंगे, फिर वो कोर्ट जाएंगे, तो ये बहुत लिटिगेशन चलेगा। विभाग को 2.5 लाख से ऊपर जमा संदिग्ध राशि के अलावा इसके नीचे भी जमा संदिग्ध राशि और जनधन खातों की भी जांच करनी है। इस बीच आयकर विभाग से जुड़े 2 संगठन, आयकर कर्मचारी महासंघ और आयकर राजपत्रित अधिकारी संघ ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर मानव संसाधन और बुनियादी सुविधा उपलब्ध कराने की मांग की है। नोटबंदी के बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के सामने एक बड़ी चुनौती है। नोटिस भेजने के बाद करदाताओं के जवाब का इंतजार करना होगा। जवाब मिलने के बाद उसका आकलन कर टैक्स अप्रेजल बनाकर असेसिंग ऑफिसर को देना होगा। जानकारों का मानना है कि ये पूरी प्रक्रिया बेहद ही मुश्किल होने वाली है। दिल्ली से कैमरामैन जितेंद्र के साथ कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। नोटबंदी से खपत में कमी का असर खुदरा महंगाई के आंकड़ों पर भी दिखा है। खाने पीने का सामान सस्ता होने से नवंबर में खुदरा महंगाई दर कम हुई है। ये 2 साल के निचले स्तर पर है। आंकड़ों के मुताबिक नवंबर में ये दर 3.63% थी। अक्टूबर में यह आंकड़ा 4.20। पिछले साल नवंबर में ये 3% थी। अक्टूबर के मुकाबले नवंबर में सब्जियों के दाम में कमी आई और खाद्य महंगाई दर भी गिरकर 2.11% पर पहुंच गई। अरुणाचल प्रदेश में हाइड्रो प्रोजेक्ट मामले में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। कांग्रेस ने 450 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगाते हुए उनसे इस्तीफे की मांग की। वहीं किरण रिजिजू ने आरोपों को खारिज करते हुए अपने खिलाफ साजिश की बात कही। अखबार इंडियन एक्सप्रेस ने अरुणाचल प्रदेश में बन रही कमेंग जल विद्युत परियोजना में करोड़ों रुपए की गड़बड़ी का खुलासा किया है। अखबार के मुताबिक उत्तर पूर्व विद्युत ऊर्जा निगम के मुख्य सतर्कता अधिकारी सतीश वर्मा ने अपनी रिपोर्ट में 2 बांधों के निर्माण में बड़े पैमाने पर धांधली का आरोप लगाया है। इसमें केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू के चचेरे भाई गोबोई रिजिजू सब कॉन्ट्रैक्टर हैं। किरण रिजिजू ऊर्जा मंत्रालय को बिलों के भुगतान के लिए पत्र लिखने के मामले में सवालों के घेरे में आ गए हैं। कांग्रेस ने परियोजना में करीब 450 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं और मामले की निष्पक्ष जांच होने तक प्रधानमंत्री से किरण रिजिजू को हटाने की मांग की है, जिसमें किरण रिजिजू जी के भाई और किरण रिजिजू जी के नजदीकी सहयोगी शामिल हैं और पत्थरों को लाने के बिल जो हैं वो फर्जी भी हैं और कीमत से कई गुना अधिक भी दिखाए गए हैं। दूसरा,
जो ट्रांसपोर्टेशन के चालान है और उसका जो सारा रिकॉर्ड है वो सारा फर्जी है। किरण रिजिजू ने अपने ऊपर लगे आरोपों को खारिज किया है। उन्होंने कहा कि उन्होंने एक स्थानीय ठेकेदार की अर्जी पर ऊर्जा मंत्रालय को खत लिखा था। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ लोग साजिश के तहत ऐसी खबरें प्लांट कर रहे हैं। Who has planted this news to help your own people is corruption? सर आपने लेटर नहीं लिखा? अभी चिट्ठी लिखेंगे। आपने लिखा था लेटर? ये जो ये न्यूज प्लांट कर रहे हैं ना, हमारे वहाँ आएंगे तो सब जूते खाएंगे। लोगों का सेवा करना करप्शन होता है क्या? इंडियन एक्सप्रेस में छपी खबर के मुताबिक सीवीओ की रिपोर्ट में परियोजना के ठेकेदारों और नीपको के अधिकारियों की भूमिका पर सवाल खड़े किए गए थे और निर्माण सामग्री की ढुलाई के नाम पर बड़ी संख्या में फर्जी बिल तैयार करने की बात कही गई थी। बाद में शुरुआती जांच के बाद पीईएल को बिलों का भुगतान रोक दिया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने चुनाव पूर्व गठबंधन के संकेत दिए हैं। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा है कि अगर गठबंधन होता है तो उन्हें 300 से ज्यादा सीटों पर जीत हासिल हो सकती है। उत्तर प्रदेश में चुनाव गठबंधन को लेकर मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने एक बार फिर संकेत दिए हैं। उन्होंने कहा कि अगर गठबंधन होता है तो उन्हें 300 से ज्यादा सीटों पर जीत मिलेगी। हालांकि उन्होंने साफ किया कि गठबंधन के संबंध में आखिरी फैसला पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव ही करेंगे। समाजवादी पार्टी में टिकट बंटवारे पर अखिलेश यादव ने कहा कि टिकट का फैसला अंतिम समय में भी बदला जा सकता है। वैसे तो समाजवादी बहुमत की सरकार बना रहे हैं, आप सब जानते हो कि समाजवादियों की सरकार बनने जा रही है। अच्छा, लेकिन अलायंस हो जाएगा तो 300 से ज्यादा जीत जाएंगे। अखिलेश यादव ने बीएसपी पर आरोप लगाया कि उसने लोकसभा चुनाव में पार्टी के वोट बीजेपी के पक्ष में डलवाए थे। उन्होंने कहा कि वो इस दावे को साबित कर सकते हैं। हालांकि बीएसपी ने पलटवार करते हुए कहा कि लोकसभा चुनाव में बीएसपी ने नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी ने बीजेपी को वोट ट्रांसफर किए। बीएसपी प्रमुख मायावती ने कहा है कि यही वजह है कि समाजवादी पार्टी बार बार गठबंधन करने की बात कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तो खबरों के आज के सफर में इतना ही, लेकिन जाते आते छोड़ जाते हैं उन शहीदों के साथ जिन्होंने आज से 15 साल पहले 13 दिसंबर को संसद पर हुए आतंकी हमले को नाकाम किया था। उन्हें श्रद्धांजलि के साथ देश ने आज संसद पर हुए आतंकी हमले की 15वीं बरसी पर इस हमले के शहीदों को याद किया। संसद भवन परिसर में आयोजित विशेष कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी, लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी समेत कई और हस्तियों ने इस हमले के शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। हमारे पार्लियामेंट के सुरक्षा कर्मियों ने जिस बहादुरी का परिचय उस समय दिया है, उसे कभी भारत भूल नहीं सकता है। हमारे सभी एमपीज़ को, लीडर्स को, स्टाफ को और पूरी पार्लियामेंट बिल्डिंग को बचाने के लिए प्रयास किया। तो ऐसे शहीद अमर होते हैं। इस मौके पर हमले में शहीद लोगों के परिजन भी मौजूद थे। सरकार को देखना चाहिए ना, इस पे आतंकवाद पे क्या अंकुश लगाना, कैसे लगाएं कैसे नहीं लगाएं। अब शहीद हो रहे हैं हमारे जवान। हमने जब उनसे काम लिया, हमें सहयोग दिया। 13 दिसंबर 2001 को हुए इस आतंकी हमले में दिल्ली पुलिस के 5 सुरक्षाकर्मियों और संसद की सुरक्षा सेवा के 2 सुरक्षाकर्मियों और सीआरपीएफ की एक महिला कांस्टेबल के अलावा एएनआई का एक फोटोग्राफर भी इस हमले में शहीद हुआ था। संसद पर आतंकी हमले को 15 साल बीत गए, लेकिन उसके बाद से संसद की सुरक्षा से लेकर आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई तक में देश ने लंबा सफर तय किया है। और यही वजह है कि हर साल की तरह इस बार भी इन वीरों को देश ने याद किया, जिन्होंने संसद पर आतंकी हमले को नाकाम करने में अपनी जान गंवा दी थी। सहयोगी प्रणव गोस्वामी और कैमरामैन मनोज के साथ पंचानन मिश्रा, राज्यसभा टीवी।